आप याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। तो आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुना। उन्होंने बयान दिया था लखनऊ में, जब नौसेना म्यूजियम और नौसेना वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस मंच से भी उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही है कि अहिंसा परमो धर्म होता है, लेकिन जब कोई हिंसा करने पर आए तो उसके साथ हिंसा से ही जवाब दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आज की बड़ी खबर और आई है। वो आई है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक 17 साल के युवक को ईद वाले दिन कुछ मुसलमानों ने बुलाया और कहा कि तुम्हें पता है कि बकरा कैसे काटा जाता है, और उसके बाद उसे चाकुओं से गोद दिया। तो ये एक अराजकता वाली तस्वीर सामने आई। 17 साल का वो मासूम लड़का जान गंवा देता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश भी फैला हुआ दिखाई दिया, और इस तरह का घटनाक्रम लगातार कहीं ना कहीं से सामने आता है। और इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को हर मंच से ये दोहराना पड़ता है कि भाई, अगर आप गलत करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले जो गाजियाबाद वाली घटना है, इस पर आपका संज्ञान चाहूंगी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जो कुछ भी हुआ है, और सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंच से यही दोहराते हैं कि किसी भी सूरत में हिंदुओं के साथ जाति नहीं बरती जानी चाहिए, और जो जाति करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ लखनऊ में आज ये बयान दिया और एक तरफ हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। इन दोनों ही घटनाओं को, इन दोनों ही वक्तव्यों को कैसे जोड़कर देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो गाजियाबाद की घटना है वो अत्यंत खेदजनक है। और बकरीद के दिन एक हिंदू समुदाय के बच्चे की जिस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है, मुझे लगता है कि कानून जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी इस हत्या में शामिल है उनके खिलाफ करेगा। और जैसी सूचना है कि सभी करीब जो है हमलावरों को जो पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर जो फरार भी हैं उनको भी जल्द से जल्द पुलिस जो है वो पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा, निश्चित रूप से ये अत्यंत गंभीर विषय है, अत्यंत आप कहें कि संवेदनशील विषय है। और योगी आदित्यनाथ ने बार बार साफ किया एक मुख्यमंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने जो आज बयान दिया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव च। ठीक है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो और भी श्रेष्ठ है। और वो शुरू से ही वो कहते हैं
कि कई बार ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि नहीं आप जो है इस तरीके की जो है बात करते हैं, तो ऋषि परंपरा को बोलते हैं कि नहीं, एक संत जो है वो भाला और माला दोनों साथ लेकर चलता है। खासकर जब दुष्टों का, जब जो माफियाएं हैं उनका अगर जो है खात्मा करना है तो कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में उन्होंने पूरे समाज को बार बार चिताया है कि किस प्रकार से जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है किसी भी शासन व्यवस्था का, और उनकी सरकार बार बार ये कोशिश करती है कि ऐसी कुछ घटनाएं जो इस कहें कि उनके शासन को चुनौती देती हैं, लेकिन ऐसे घटना करने वालों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि फिर इन लोगों को, ऐसे जो तत्व हैं समाज में जो विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, जो समाज को खंडित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको हतोत्साहित किया जाता है। जी, लेकिन हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह की जो पहले भी घटनाएं हुई हैं और उसके जो अंजाम हुए हैं, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं कि जो भी माफिया होता है, जो भी जनता को, इट्स नॉट ऑल अबाउट हिंदू, इट्स अबाउट आम जनता, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आम जनता को जिससे समस्या होगी वो माफिया जो है वो भी नहीं रहेंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उनकी संपत्तियां कुर्क भी हुई हैं, बुलडोजर भी चले हैं, जेल भी भेजे गए हैं, जरूरत पड़ी तो गोली चलाकर इनकाउंटर भी किए गए हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन ये चीज संभल क्यों नहीं रही? क्योंकि जो हम इस गाजियाबाद की घटना का हम उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, बातचीत जिसके बारे में कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन वहां पर मिलने गए थे, उनका ये भी कहना है कि उस लड़के को ये कहा गया था कि इस बार हम ईद पर बकरा नहीं काटेंगे, हम भैंसा नहीं काटेंगे, हम हिंदू काटेंगे। तो ये मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, एक बड़ी चुनौती है, और खासकर ये पहले जो एक धर्म विशेष में हिंसा की जो बात की जाती रही है और उसको कहीं न कहीं समाज में स्वीकार किया जाता रहा है, 2014 के बाद खुलकर भारतीय जनता पार्टी ने इस विचारधारा को, इस मानसिकता को चुनौती दी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो धर्म आधारित हिंसा है उस पे बार बार जो है प्रश्न उठाया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। और ये सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं, दोनों पक्षों के लिए। जिस प्रकार से आपको याद होगा गौरक्षकों की जब बात हुई थी तो कितना कड़ा जो है वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिया था। तो ऐसे में कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता है, लेकिन अगर धर्म आधारित हिंसा की जाती है, इस तरीके से एक आप कहें कि दिल दहला देने वाली घटना की जाती है कि हिंदू युवक को मुसलमान युवक के द्वारा बुलाकर और गोद गोद कर मार दिया जाता है, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है और ये एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, वो कहां तक इन चुनौतियों का सामना अकेले कर सकती है, क्योंकि फोन कर करके हिंदू युवक को बुलाया गया और वो वहां गया, इसका मतलब कहीं न कहीं कभी न कभी वो उससे परिचित था। तो ऐसे में जो शासन व्यवस्था है वो एक एक व्यक्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो लेकिन हाँ, जो संगठित अपराध हो रहे थे, जो आप कहें कि माफिया और जो बाकी अपराधी थे, उनपे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी हद तक नियंत्रण कर दिया, लेकिन इस प्रकार की जो सामाजिक घटनाएं हैं उनपे भी नियंत्रण करने में सफलता मिली है। लेकिन समाज को और अन्य लोगों को भी आगे आना होगा, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको आगे आना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोच कहां से आ रही है, इस प्रकार की सोच को किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि केवल शासन और सरकार या पुलिस या कानून व्यवस्था में लगी हुई मशीनरियां इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आप जो रंजिश है, जो धार्मिक उन्माद है, उसको लेकर वो रोक पाने में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है।
जो इनकाउंटर्स हजारों की संख्या में इनकाउंटर किए गए, हाफ इनकाउंटर किए गए 30,000 की संख्या में, तो ये उनमें भय पैदा करने की कोशिश है कि अगर आप इस प्रकार के कोई भी इन्होंने अपराध करोगे तो आज के उत्तर प्रदेश के समाज में या देश में इस प्रकार का आपको एक कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये बार बार, लेकिन ये घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित रूप से पूरे समाज को झकझोर देती हैं। और मुझे लगता है कि जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो क्यों इस प्रकार की मानसिकता युवा में आ रही है, नहीं, जो है ये मैं थोड़ा इससे थोड़ा सा डिफर करती हूँ प्रोफेसर साहब। ये मानसिकता युवाओं की नहीं है, वो युवा नहीं है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो वो माइनर्स में आते हैं। वो लड़का जो मरा वो भी माइनर था, जिन्होंने मारा उनमें भी 2 लड़के माइनर बताए जा रहे हैं। तो ये माइंडसेट तो बचपन से ही उनमें भरा जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी, एक माँ के तौर पर आप उस माँ का सोचिए जिसका बच्चा चाकुओं से गोद दिया गया, जो पढ़ाई करता है, जिसने एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका माँ एक काम करती है, सिंगल पेरेंट काम है करती है, बच्चे पाल रही है अपने, उसके लिए उसके बच्चे को चाकुओं से गोद के मार दिया गया है, और मारने वाले भी जो हैं वो माइनर हैं। तो माइंडसेट तो उनको बचपन से ही ऐसा दिया गया कि भाई जो काफिर है उसके खिलाफ आपको जिहाद करना है, काफिर जिहाद, काफिर जिहाद, ये 2 वर्ड्स उनके दिमाग में डाले गए हैं। और यहाँ हम अपनी बात करते हैं, हम तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा मैं उसको मानती हूँ। गंगा जमुनी तहजीब, हमारे जो बाकी लोग हैं उनको कभी जाके संगम में देखना चाहिए कि गंगा और यमुना का पानी भी आपस में कभी नहीं मिलता। तो गंगा जमुनी तहजीब का जो फलसफा हमारे दिमागों में दिया गया है वो भी एक गलत धारणा दी गई है। वो बच्चे क्या सीख रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है प्रोफेसर साहब। निश्चित रूप से, और मैं एकदम आपसे सहमत हूँ। इसीलिए आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि आप बच्चों को मदरसों में भेज के उनको कठमुल्ला बनाना चाहते हो। इसलिए उन्होंने तमाम जो मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं उनके रेगुलेशन की बात कही, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात कही, उसमें कंप्यूटर और अन्य जो शिक्षा पद्धति नहीं है प्रोफेसर साहब, यहाँ पर तो आप देखिए जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की वो डॉक्टर्स थे, जो आतंकी हमले करते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, जो आत्मघाती हमले करते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये तो जो हमारे दिमाग में भरा जाता था कि पत्थरबाज बेचारे अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, 200-500 रुपए 100 रुपए के लिए पत्थरबाजी कर देते हैं, ये भी धारणा बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि मदरसों से कोई फर्क पड़ता होगा। नहीं, देखिए, मदरसों से फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वहीं से वो मौलवी और वो धर्मगुरु निकलते हैं जो इस प्रकार के आप कहें कि कट्टरपंथी जो इस्लामिक विचारधारा है उसको प्रसारित करते हैं। जो युवा है या जो एक तबका है, बड़ा तबका है, जिसका ब्रेन वॉश करके उनमें ये बातें भरी जाती हैं, उनमें किस प्रकार से जो इस्लाम धर्म है उसका क्या इंटरप्रिटेशन समझाया जाता है और जो जिहाद की बात की जाती है। तो इसी के खिलाफ मैंने कई बार आपको कहा कि जो पॉलिटिकल योगी आदित्यनाथ, जो पॉलिटिकल इस्लाम है, जो एक्सपेंशनिस्ट इस्लाम है, उसके खिलाफ है। वो धर्म को मानने वालों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो जो एक बात कही जाती है कि आप इसका विस्तार करो, आप जो है। नहीं प्रोफेसर साहब, एक बात का मैं आपसे जरूर जवाब चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि उनके दिमाग में भरा जाता है, ये सब दिमाग में भरा जाता है, उनको इस्लामिक सोच दी जाती है। क्या एक व्यक्ति जो साइंस का स्टूडेंट है, क्या वो साइंस नहीं समझता? क्या वो ह्यूमैनिटी नहीं समझ सकता? क्या जो इंजीनियर है वो नहीं समझ सकता कि साइंस क्या है? तो ये तो मुझे लगता है कि ये मतलब आप इंटरनली माइंडसेट नहीं है, आप तो करना ही यही चाहते हैं, आप विलिंगली ये करते हैं। माइंडसेट अलग, विलिंगली आप ये सब करते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो जो रैशनल थिंकिंग पे आधारित है। लेकिन जिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने विज्ञान को सिर्फ अपने कैरियर के लिए पढ़ा है। उन्होंने विज्ञान से सीख नहीं ली है कि हर प्रश्न, हर चीज को, हर बात को आप प्रश्न उस पर उठाएं, तर्क करें, तर्क के हिसाब से समझें।
वो धर्म को एक अंधे रूप में धर्म का पालन करते हैं, जो इन मौलवियों द्वारा उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो ये समस्या पूरे विश्व में है कि उसका ऐसा इंटरप्रेट, या आप कहें कि वो धर्म ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो आप कहें हिंसा को जायज मानते हैं, जो आप कहें कि जिहाद को जायज मानते हैं, जो धर्म के विस्तार को आप कहें कि हिंसक तरीके से शक्ति का प्रयोग करके विस्तार को जो है जायज मानते हैं। तो ये आज उनका धर्म पे दबदबा है, और ये विचारधारा उन तमाम आप कहें मदरसों में, उन तमाम जो है उलूमों में ही पैदा होती है और उससे विस्तारित होती है पूरे समाज में। तो ऐसे में अगर आपको इस मानसिकता को रोकना है तो पहले उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। और जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि मदरसे जहां से ये मौलवी पैदा होते हैं, जो इनका जो इस्लाम का एक आप कहें कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उन पे प्रश्न लगाया जाए, उन पे रोक लगाई जाए। इनमें भी जो है आधुनिकता, जो आधुनिक सोच है, जो उनको विकसित किया जाए। तो दोनों बातें हैं कि जहां आप निश्चित रूप से तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अभी जो हरियाणा में अल्फा यूनिवर्सिटी की जो घटना थी उसमें सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में उनमें वो विचारधारा कहां से आई, वो मानसिकता कहां से आई? क्योंकि जो आज जो इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं वहां पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका कब्जा हो गया है, और वो इस विचारधारा को प्रसारित करते हैं और धर्म को इस रूप में प्रसारित करते हैं। जी, यहाँ पर एक बात समझने वाली और भी है कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। वो संत है, वो महंत हैं, राजनेता भी हैं, एक राज्य को चलाते हैं, तो राज्य के प्रति उनकी एक अलग जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, और वो दोनों में बैलेंस बनाकर भी चल रहे हैं। लेकिन यही चीज बाकी लोगों को भी समझनी चाहिए। भगवान श्री राम ने अपना राजपाट, अपने गहने, अपना सब कुछ त्याग दिया था। अगर नहीं त्यागे थे तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे थे, और ये भी बहुत जरूरी होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आगे आपसे बढ़ना चाहूंगी, थोड़ा सा एक सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हर मंच से एक बात दोहराते हैं, माफिया राज की बात करते हैं। अभी उन्होंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हवा में गन लहराते थे, हिंदुओं को डराते थे, हिंदुओं पर दबदबा बनाते थे, वो अब नहीं चल पाएगा। ये उन्होंने कल भी कहा था, आज भी उन्होंने बात कही है कि जब अहिंसा की बात आती है तो आपको अहिंसा अपनानी चाहिए, लेकिन जब अत्याचार होता है तो हिंसा की जरूरत भी होती है। ये उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि बहुत साफ है, वो किसी भी तरीके से एक पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं। और वो खुद कहते हैं कि क्योंकि मैं संत हूं, सन्यासी हूं, इसलिए सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। और उनका ये मानना है कि अगर जो ऐसे तत्व हैं जो समाज के विरोध में काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इसीलिए मानते हैं वो संत का कार्य सिर्फ जो है वो आध्यात्म या धर्म की दुनिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि संत का कार्य जो है वो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं समाज के, उसके निवारण में भी है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि संत के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला होता है, और जिसका साफ तात्पर्य है कि अगर आपने जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनको लांघने की, उल्लंघन करने की कोशिश की, तो आपके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनकी भाषा ऐसी होती है जो आम जनता तक पहुंचे, आम जनमानस तक पहुंचे, कि किसी भी, और इसके साथ ही उन आप कहें कि उन अपराधियों, माफियाओं और या कट्टरपंथियों तक भी पहुंचे जो हिम्मत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो स्थिर है, उसको भंग किया जाए, उसको तोड़ा जाए। तो ऐसे में बार बार योगी आदित्यनाथ ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस प्रकार की किसी घटना में शामिल हुए
तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे जो एक आप कहें कि बाकी लोगों के लिए उदाहरण होगा। जी, क्यों जरूरत पड़ती है सीएम योगी आदित्यनाथ को हर बार एक ही बात दोहराने की कि आप गलती करोगे तो आपका हश्र, आपकी दुर्गति कंस और रावण जैसी होगी। अगर आप बेटियों को छेड़ोगे तो आपको यमराज के पास जाना पड़ेगा, और अगर आप कहीं ना कहीं देश के दुश्मन हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्तव्य को देने की बार बार उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों रिमाइंडर एक बार हर एक को देना पड़ता है? संत की भाषा है या जो संस्कृत के जो धारण है या श्लोक हैं वेद के उपनिषद के, वो भाषा इन अपराधियों को, माफियाओं को, बाहुबलियों को समझ में नहीं आती। इसलिए योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक राज्य के अध्यक्ष के रूप में, वो उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, माफिया जो लोग हैं या जो एक विशेष धर्म के लोग हैं, उन्होंने क्या कभी रावण पढ़ा होगा, क्या कभी कंस पढ़ा होगा जो समझ पाएंगे? इसीलिए मुझे लगता है कि उनको समझाने के लिए कि रावण ने क्या किया था और उसके साथ क्या हुआ था, शायद इसलिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ कि रावण के बारे में सबको पता है कि रावण जो है बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसका वध जो है भगवान राम ने किया। तो और कंस जो है वो बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसका वध भगवान कृष्ण ने किया। तो ये साफ है। वो बार बार देखिए, उनका दो मकसद होता है। पहला कि इन माफियाओं को, इन अपराधियों को, इन गुंडों को ये एक संदेश देना कि आपके खिलाफ अगर आपने हिम्मत की ऐसी घटना करने की, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा, वो आम जनमानस को बार बार ये एश्योर करते हैं कि आप एक सुरक्षित हाथ में, आपका राज्य जो है वो सुरक्षित है, राज्य पूरी तरीके से चाक चौबंद है, जो शासन है उसका इकबाल है। तो ऐसे में ये दो जो वर्ग है, दोनों वर्गों को वो संदेश देने की कोशिश करते हैं, जिससे इन घटनाओं को, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस को या कानून व्यवस्था की जो मशीनरियां हैं, उनको हर जगह नहीं बैठाया जा सकता, उनको घरों में नहीं बैठाया जा सकता। तो जो सामाजिक, जो आप क्राइम, सोशल क्राइम्स हैं, जो अपराध है, सामाजिक अपराध है, उनको इस प्रकार से ऐसा करने वाले अपराधियों के मन में भय पैदा करके उसको रोका जा सकता है। जी जी जी, एक थोड़ा सा मैं आपको आज पश्चिम बंगाल की तरफ भी ले जाना चाहूंगी। आज आपने सुना होगा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, कपड़े फाड़ दिए गए, अंडे उन पर फेंके गए। यानी कि जो जनता के अंदर एक गुस्सा था टीएमसी की सरकार के दौरान। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं हावड़ा ब्रिज की, हावड़ा ब्रिज के किनारे पहली बार कीर्तन हुआ है, पहली बार ढोल मंजीरे बजे हैं, पहली बार भगवान का नाम लिया गया है। लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं, जो गुस्सा जनता में दबा हुआ था, आज हमें वो दिखाई दिया जब अभिषेक बनर्जी की जान पर बनाई। डेरेक ओब्रायन ने तो कहा है कि अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा है। आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज प्रोफेसर साहब? देखिए, वैसे तो किसी भी प्रकार की जो एक सभ्य समाज में हिंसा जो है वो उसका जो है खंडन किया जाना चाहिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को शायद ये अंदाज नहीं रहा होगा, तभी वो खुले उसमें जो है जाते हैं जनता के बीच, कि कितना गुस्सा उनकी सरकार की नीतियों के प्रति है, उनकी सरकार की खासकर जो तुष्टीकरण की नीतियां रही ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस सरकार की, उसके प्रति है। कितना आहत एक बड़ा जो है हिंदू समुदाय उनकी नीतियों से अपने आप को महसूस कर रहा था। तो वो निश्चित रूप से ये साफ है कि ये जो गुस्सा है वो गुबार है कि आपने जो दबा के रखा था, जो वहां सिंडिकेट्स के जरिए, जो कमेटीज के जरिए जो एक हिंसक पूरे समाज का निर्माण कर रखा था, ये गुस्सा उसके खिलाफ है। और हाँ, मैं निश्चित रूप से फिर ये कहना चाहूंगा कि ऐसी हिंसा किसी भी जो है सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को ये एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आपकी नीतियों को लेकर जो आम बंगाल का आम जनमानस है उसके मन में क्या है।
कि आपने किस प्रकार से एक पूरी की पूरी क्लोज सोसाइटी बना रखी थी, एक वायलेंस कंट्रोल सोसाइटी बना रखी थी, एक अपीजमेंट की आपकी जो नीतियां रही एक विशेष समुदाय के, तो उसके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट रहा है। तो ऐसे में हाँ, सरकार को एक कोशिश करनी चाहिए कि जो भी राजनेता हैं किसी भी दल के, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को आप कहें कि जो है आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि वापस वो किस प्रकार से इतना बड़ा जो लोगों के मन का जो है गुबार निकल रहा है, उससे कैसे निपटेंगे। जी, जाहिर सी बात है, किसी एक वर्ग के साथ अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जब इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा हुआ गुस्सा जब फूटता है तो वो भयानक रूप लेता है। प्रोफेसर साहब, फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। जी, तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हम अपने आसपास को लेकर कितने अलर्ट है, कितने सावधान हैं, किससे हमें बात करनी चाहिए, किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए, ये हमारे विवेक पर होता है। लेकिन ये भी सच है कि हमेशा अलर्ट रहने की भी हमें जरूरत है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।